प्यारे ही नहीं, बहुत प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। साथियों, ये पार्ट 1 में इसके सामने आपके प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आइए समझते हैं। देखिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहले समझिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स है को कभी कभी ऐसी वजह बन जाता है जिसकी वजह से आप या सही या गलत करने में, पब्लिक लाइफ खास कर देखें या गवर्नमेंट सर्विस में आपको दिक्कत आती है सही और गलत का चयन करने में। हालांकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये हमने आपको कई बार बताया है बस, लेकिन इस चैप्टर में हम पूरी तरह से सिर्फ इसी को ही समझेंगे। तो अब सबसे पहले आती है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आखिरकार है क्या। देखिए, एक इंसान जो है वो कई सारे रोल अपनी ज़िंदगी में निभाता है। इसको कहानी की तरह समझिएगा। और मेरा पेन टैप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो बार बार मैं क्लिक नहीं इसको कर पाऊँगी, तो इसको एक कहानी की तरह बढ़िया मस्त ईयरफोन लगा के सुनिए। देखिए, बात क्या है कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अलग अलग रोल निभाता है। बहुत सारे उसके भी जीवन में बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रति वो लॉयल होता है। तो किसी भी वक्त ये सारे इंटरेस्ट हो सकता है कि वो उसके दूसरे इंटरेस्ट के साथ compete करने लगे। मान लीजिए आपको आपके परिवार वाला कोई इम्पोर्टेंट है और आपकी जॉब भी इम्पोर्टेंट है। अब जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसा काम है जिससे आपके परिवार वाले को भी फ़ायदा हो रहा है, तो आपके अब दो इंटरेस्ट आपस में compete करने लगे ना। और ऐसे कन्फ्लिक्ट जो पैदा होते हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो पब्लिक ऑफिशियल्स ये जो होते हैं वो भाई लोग उनको ट्रस्ट की नज़र से देखते हैं, उन पे विश्वास करते हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि जो जनता का हित है वो अपने हित से, अपने इंटरेस्ट से जनता का इंटरेस्ट ऊपर रखे हमेशा। अब दिक्कत वहाँ आती है जब एक ऑफिस होल्डर ऐसा कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट फेस करता है और अपने पर्सनल या अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर रख देता है। समझो आप कि अपने पैसे से रिलेटेड फ़ायदे में या कोई उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, उससे जो वो डिसीजन उसका होना चाहिए न्यूट्रल पब्लिक के लिए, वो डिसीजन अफेक्ट हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिससे उसको फ़ायदा हो जाए। क्लियर हो गया? तो सबसे कॉमन जो कन्फ्लिक्ट है लोकल गवर्नमेंट में तब होता है जब ऑफिस होल्डर्स फेस करते हैं वोट ऑन रियल प्रॉपर्टी लैंड यूज इश्यूज जो अफेक्ट करें उनकी खुद की होल्डिंग को। अब बात करो भाई, बात ऐसी हो गई यहाँ पे, तो आपके पास भी ज़मीन है और कुछ ऐसी बात हो रही है जो उस ज़मीन से रिलेटेड कोई लॉ बनने की या कोई भी बात है। अब आप ऐसी कोशिश करोगे कि ऐसा लॉ आए या ऐसी चीज़ आए जिससे हमारी जो लैंड है उसको कोई खतरा ना हो, भले वो जिस तरह से भी ली गई हो, है ना। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे वोटिंग मान लीजिए हो रही है, कोई बेनिफिट देना किसी कंपनी को और उस कंपनी में मान लीजिए ऑफिस होल्डर का खुद का स्टॉक है, अब उसको फ़ायदा देना है तो हाँ बिल्कुल दे देंगे। या इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसपे ऑन हुज बोर्ड द ऑफिस होल्डर से बैठता हो, हाँ, तो उसमें फ़ायदे की बात होगी, तो उसमें अपने आप बायसनेस आने की दिल दिमाग में कोशिश आती है। तो जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल होता है तब ऑफिस होल्डर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक काम करो भैया, ऐसे डिसीजन से जिसमें आपकी वोटिंग लग रही है, आपका डिस्कशन लग रहा है, उससे खुद को अलग कर लो। कि तो भाई इसमें मेरा मतलब जुड़ा है, ऑब्वियसली बात है मैं बायस हो जाऊँगा, तो मैं अपने आप को क्षमा चाहता हूँ, खुद को अलग कर लेता हूँ। तो ये हो गया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कैसे डील करना चाहिए। अब दूसरा सवाल उठता है कि आखिरकार कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या लेना देना है एथिक्स के साथ में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, समझिए। देखिए, पब्लिक सर्विस हमेशा से ही क्या करती है ना, कोशिश करती है कि जन समाज का, आम जनता का हमेशा अच्छा हो, भला हो, है ना। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि ऐसी कॉमन कंडीशंस हो जो इम्पॉर्टेंट हो, जिससे वेलफेयर हर एक का हो। पुलिस, फायर, पार्क्स, लाइब्रेरीज, दूसरे सर्विसेज, सब कुछ ऐसे प्रदान करें कि सबको एक समान अच्छे से मिले। अब पब्लिक सर्वेंट हमेशा एक कॉमन गुड को, एक
आम अच्छाई हो, सबके लिए अच्छाई हो, इस चीज़ को किसी भी अपने पर्सनल, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल बेनिफिट से ऊपर रखता है। जो उसके डिसीजन से मान लीजिए उसको फ़ायदा हो रहा है, मान लीजिए ऐसा कुछ है कि उसका कुछ ऐसा डिसीजन है जिस डिसीजन से कुछ उसको फाइनेंशियल या मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, तो वो लेकिन ये नहीं सोचेगा, अपना हमेशा बेनिफिट हटा के सोचेगा कि जनता का कहाँ भला हो रहा है। मतलब कोई मैटर है जहाँ पे कि पार्क को सिचुएट करना है या फिर कौन कलेक्ट करेगा गार्बेज, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको चीज़ें समझनी है। साथ में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंटरफेयर करता है बेसिक एथिकल प्रिंसिपल से भी, फेयरनेस के, ट्रीटिंग एवरीवन द सेम। अब हर एक व्यक्ति को एक समान आपको देखना है। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने परिवार या अपने जानने वाले या अपनी जनजाति के जाति के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देने की बात करें, है ना, कि कोई आप अनफेयर एडवांटेज ना ले लें अपनी पोजीशन का, वोट करके किसी ऐसे मैटर पे जिससे फ़ायदा हो रहा है आपको, लेकिन इससे दूसरे के नुकसान पे आपको फ़ायदा हो रहा है। तो फाइनली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडरमाइन कर देता है ट्रस्ट को, विश्वास को। ये पब्लिक क्या करेगी, फिर आप में विश्वास कम करेगी, कहेगी ना कि सरकार जो है वो सरकारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसमें भरोसा उठने लगेगा जनता का, अगर ऐसा होगा तो अब गाइडेंस क्या रहेगी। देखिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है टीचिंग में, रिसर्च में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वाइल इन पब्लिक ऑफिस में। तो ये बात तो ऑब्वियस है, एंड फॉर दैट रीज़न कंपैरेटिवली इजी है इस बात को आइडेंटिफाई करना और अवॉइड करना या एक्सट्रीमली सबटाइल करना। तो कोई भी कोड ऑफ एथिक्स या ब्रीफ इश्यूज इन एथिक्स का स्टेटमेंट ये नहीं बनाया जा सकता जो स्पेसिफिकली यहाँ पे पता लगा ले उन सारे फॉर्म्स को ऐसे कन्फ्लिक्ट्स के। तो ये इश्यूज जो एथिक्स स्टेटमेंट अटेम्प्ट करता है टू डू टू थिंग्स इन द फेयरली जनरल वे। अब इसमें क्या कि पहला कि कुछ गाइडेंस दीजिए इस बात को पता लगाने में, किसको, आइडेंटिफाई करने में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पता लगाने के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। और दूसरा कि कुछ ऐसे तरीके बताइए कि जहाँ पे सजेस्ट करिए व्हाट शुड बी डन व्हेन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज आइडेंटिफाइड, है ना। जब ऐसा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया तो अब क्या करना चाहिए। दो सवाल यहाँ पे उठ गए। तो पहला जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिफाइंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो अब इसमें क्या है, देखिए जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में वो क्या है पहले समझिएगा। पहला तो यही हो गया, कोशिश करूँ थोड़ा बहुत लिख दूँ, बिकॉज होता क्या है ना, कोई मुझे अपना हैंड जब माउस तक ले जाना पड़ता है तो आई हैव स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम, तो पेन टैब इज़ ईजी, बट मैं चूँकि इतनी फास्ट ये कर रही हूँ कि ऑर्डर करा है, इट विल कम आफ्टर 2 days। चलिए आई नो ये आप लोग थोड़ा समझ जाएंगे इस बात को। तो जो हमने ये पहली बात करी आइडेंटिफाई करना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, तो फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, वो पहला तो ये होता है कि इंडिविजुअल फैक्टर्स जिसके अंदर पर्सनल वैल्यूज़ आती हैं, बिलीव्स, एटीट्यूड और बिहेवियर आता है, ठीक। दूसरा कि इकोनॉमिक फैक्टर जिसके अंदर ऑफिशियल्स की इनकम और उनकी जो इंडेप्टनेस है वो आती है। तीसरा कि जो सोशल फैक्टर है जैसे कि सोसाइटल वैल्यूज़, मॉरल या एथिकल फ्रेमवर्क, पोजीशन, पैटर्नेज सिस्टम, नेपोटिज्म एंड रोल मॉडल जो टॉप लीडर्स और सुपरवाइजर्स होते हैं। चौथा कि लीगल फैक्टर जिसमें रूल्स और प्रोसीजर्स, कुछ पिटफॉल्स जो आउटडेटेड लॉज हैं विद लीगल लूप होल्स, लैक ऑफ रूल्स ऑफ लॉ या ऑडिटिंग सिस्टम, ये सब आ गया। पांचवा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, एक्सपेक्टेशन और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो इनकैप्सुलेट कर रहे हैं फिनोमिना इस प्रॉपर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। तो जैसे आपने देखा कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इवॉल्व होते हैं कमर्शियल इंटरेस्ट या फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स में, सारे बिजनेस प्रैक्टिस में, इवन कॉमनली अकरिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस में। इन सब को इवैल्यूएट करना चाहिए इस बात के लिए, श्योर करने के लिए कि ये कोई बायसनेस ना पैदा करे या प्रेफरेंसेस ना करे किसी प्रोफेशनल क्लिनिकल जजमेंट को या रिसर्च इंटरेस्ट में। तो जनरली अगर प्रोफेशनल कोई इंजॉय करता है किसी भी तरह का अनअर्न्ड फाइनेंशियल बेनिफिट इवन
एक ऐसा बेनिफिट जैसा कि एज माइनर एज फ्री बॉक्स ऑफ लंच अगर भी मिल रहा है ना, उसको इतना छोटा सा भी फ़ायदा मिल रहा है किसी चीज़ से कि हमने ये काम करेंगे तो हमें फ्री का खाना मिलेगा, तो भी यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अराइज होता है, समझिए। तो पर्सनल और फैमिली रिलेशनशिप हमेशा खुद को अरेंज करते हैं अलोंग अ कॉन्टिनम फ्रॉम द वेरी क्लोज और इंटीमेट टू द डिस्टेंट एंड डी अटैच। सो ये पर्टिकुलरली मुश्किल हो जाता है भाई। दूसरों कंपैरिजन में देखिए ना, अगर आपका परिवार वाला कोई यहाँ पे होगा आपके किसी इंटरेस्ट के साथ कन्फ्लिक्ट करेगा तो आप उसके प्रति ज़्यादा झुकेंगे, सोचने में मजबूर जाएंगे। तो कोई भी टाइम ऐसा हो कि पैटर्न ऑफ प्रेफरेंस अगर निकल के आता है, ठीक है ना, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड असेसमेंट, प्रूवन कॉम्पिटेंस या एम्पेरिकल फैक्ट्स, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ लीजिए उसमें अराइज होता है। और ऐसे पैटर्न हो सकता है रेफरल में, इवैल्यूएशन में किसी एम्प्लॉय के, असेसमेंट में स्टूडेंट के, या फेलो फैकल्टी मेम्बर्स के साथ, ये सब देखने को मिल सकते हैं। तो आपने एक बार पता लगा लिया कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है। अब आपको करना क्या है जब आपको पता लग गया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? देखो, प्रॉपर रिस्पॉन्सेस यहाँ पे 3 कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले तो आप उस सिचुएशन को या तो अवॉइड कर दो, या फिर आप चीज़ों को डिस्क्लोज कर दो कि भैया मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या आप रिक्यूज़ कर दो। ऑब्वियसली जो बेस्ट चीज़ यहाँ पे है वो सिचुएशन ऐसी अवॉइड करो जिससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है एंड जो यहाँ पे किसी ऐसे कन्फ्लिक्ट को जो है वो पैदा करे। या तो कमर्शियल और फाइनेंशियल मैटर्स में अवॉइडेंस सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। इसका मतलब ये नहीं है एब्सोल्युटली कि आपको नो वेज बेनिफिट्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेने चाहिए कि पैसा नहीं मिल रहा है तो बाकी जो चीज़ें मिल रही हैं वो ले लो, है ना। बट इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ प्रोहिबिटेड कर दी जाए, है ना, अवॉइड करी जाए, उस पर रोक लगाया जाए, एंड बाकी सारी चीज़ें आप बिल्कुल केयरफुली स्क्रूटनाइज करो, समझो, जानो। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट को तो गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने नहीं चाहिए और बेनिफिट्स एक्सेप्ट करने नहीं चाहिए जब तक के लिए ये क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट ना करें ऐसे गिफ्ट्स या बेनिफिट्स को, प्राइमरली जिससे वेलफेयर हो लोगों का जिन्हें वो सर्व्ड कर रहे हैं प्रोफेशनली। ठीक है, डू नॉट रीजनेबली अपीयर टू बायस प्रोफेशनल जजमेंट। इन्हांस करिए एक इंसान की प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स, ये डिग्निटी डिमिनिश ना करे या ऑटोनॉमी किसी प्रोफेशन की ना करे, तब तक के लिए आपको नहीं कोई इस तरीके के रिवॉर्ड्स में नहीं इन्वॉल्व होना है। तो पहला आप समझे अवॉइड करना। अब डिस्क्लोज करने का मतलब क्या है? डिस्क्लोज देखिए ऑफन एसोसिएटेड है रिक्यूजल से। देखिए एक इंसान जब ऐसी कमेटी में या बोर्ड में बैठा है जिसे डिसीजन लेना है दूसरे के एडवांसमेंट के लिए, दूसरों के एडवांसमेंट के लिए, या फिर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या बेनिफिट्स को लेके, दूसरों को लेके, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में रिक्वायर दैट प्रोफेशनल विड्रॉ और रिक्यूज हरसेल्फ। ऐसे टाइम पे अगर आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो खुद को उस बोर्ड से, उस डिसीजन से खुद को किनारे कर लो, है ना। पर्टिकुलर कंसिडरेशन या डिसीजन जो है उससे कह दो भैया मेरा ये मामला यहाँ पे इसके साथ है, मैं अपनी बातें साफ साफ बता दे रहा हूँ कि मेरा इससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है और हम इससे हटे जा रहे हैं। तो ये तब होता है बिकॉज प्रोफेशनल का फाइनेंशियल इंटरेस्ट या पर्सनल टाइज एक या औरों के साथ, पार्टीज़ के साथ ये कंसिडर है ना। मान लीजिए कि कोई दूसरी पार्टी जिसके लिए डिसीजन ले रहे हैं उसी से आपका रिश्ता है या प्रोफेशनल टाइज है। तो अगर डिस्क्लोज कर दिया आपने नेचर ऑफ एसोसिएशन को या आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से खुद को हटा लिया, तो प्रोफेशनल यह इंश्योर करेगा कि कोई भी पर्सनल प्रेफरेंस या बायसेस जो उसके होंगे वो अनफेयरली इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे उसके द्वारा दिए गए डिसीजंस को उस व्यक्ति के या उस कैंडिडेट के फेवर में अगेंस्ट अदर पीपल। तो अब एक बात आई यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विज अविज मोरालिटी। क्या है ये? क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अ गवर्नेंस इशू या मॉरल इशू है? ये है कौन सा इशू? शुरू से शुरू करते हैं। क्या है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? मैंने आपको बताया कि ये एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ये इन्वॉल्व हो बहुत सारे इंटरेस्ट में, जिसमें वन ऑफ विच ये पॉसिबली करप्ट करेगा मोटिवेशन को फॉर एन एक्ट दूसरे के प्रति, है ना, एक्ट इन द अदर। तो क्या ये सही डिस्क्रिप्शन है जो मैंने बताया? देखिए इस बात पे आर्ग्यू होता है, ये अनवाइज है अटेम्प्ट करना, डिफाइन करना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एब्सोल्यूट टर्म्स में। बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगी में यहाँ पे ज़्यादा, इससे ज़्यादा डेफिनेशन, एक से ज़्यादा डेफिनेशन हो सकती है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की।
ठीक है। तो ये हो सकता है कि किसी एक सोशल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई चीज़ हो, और हो सकता है दूसरे में ये बिल्कुल सही चीज़ हो। तो सेम डिसीजन इंटरप्रेट करता हो इंटायरली लीगल हो किसी तीसरी चीज़ में। एग्जाम्पल लेते हैं नेपोटिज्म का अफ्रीका में। तो अफ्रीका के अंदर जहाँ फैमिली के बॉन्ड उनको हाईली वैल्यू किया जाता है, नेपोटिज्म वहाँ एक कॉमन, मतलब भाई भतीजावाद वहाँ एक कॉमन प्रैक्टिस है। और एम्प्लॉई यहाँ पे ऑब्स्टिज्म फेस करते हैं फॉर नॉट हायरिंग अ रिलेटिव और अ पोजीशन एट अ फर्म। अगर आपने नहीं करा मान लीजिए तो उसमें दिक्कत होती है, अगर नहीं आप वो करते हो, हायर नहीं करते हो अपने जानने वालों को तो। हाँ, हालांकि सबसे ज़्यादातर वेस्टर्न बेस्ड मल्टीनेशनल वो डिस्करेज करते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप वालों को बिल्कुल ना घुसेड़ो, है ना, क्योंकि इससे एम्प्लॉय का बिजनेस जजमेंट अफेक्ट करता है। तो कौन डिसाइड करेगा कि क्या है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, कंपनी का बोर्ड डायरेक्ट करता है पॉलिसी, एक्शंस और अफेयर्स को ऑर्गेनाइजेशन के। और यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2010 का फॉर्मली जो कंबाइंड कोड है, ये कहता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये है अबाउट व्हाट द बोर्ड ऑफ अ कंपनी डज, है ना, कंपनी का बोर्ड करता क्या है, इंक्लूडिंग किस तरीके से वो वैल्यूज़ अपनी कंपनी के सेट करता है। बोर्ड हमेशा कंपनी की वैल्यू और स्टैंडर्ड ऐसे सेट करे और इंश्योर करे कि वो यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स के ऑब्लिगेशंस के साथ चले एंड दूसरों के साथ भी चले, जो मतलब प्रॉपर उन्हें मीट करनी है। सबसे कॉमन तरीका दैट अ लार्ज कॉर्पोरेट जो सेट आउट करता है वो कंपनी की वैल्यूज़ स्टैंडर्ड हैं, वो कैसे हैं, ये हैं थ्रू एथिक्स पॉलिसी फॉलो करके या कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करके, जिसका एम है गवर्न करना एम्प्लॉयज़ को डे टू डे कंडक्ट में। फ्रेमवर्क जो डील करने का है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, और नॉर्मली इसके अंदर ऐसे गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स आते हैं, है ना। तो बिना किसी शक के कि गाइडेंस जो एम्प्लॉयज़ के लिए है वो ज़रूरी होती है, ये बात तो आपको पता है ना। तो स्पेशली सिंस द डेफिनेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल वैरी विद कॉन्टेक्स्ट, है ना, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक फ्रेमवर्क ऐसा हो गया कंपनी के एथिकल इश्यूज़ पे होंगे फॉर एम्प्लॉयज़ कि आप यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है, एथिक के हिसाब से चलना है। तो इस बात से एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा कि एम्प्लॉय का डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से डील करना हो। एंड ये फिर वैसा कहेगा, एंड इट गोज विदाउट सेइंग दैट ट्रेनिंग फॉर स्टाफ ऑन द फ्रेमवर्क एंड द कंपनीज वैल्यूज इज रिक्वायर्ड टू हेल्प देम। कंपनी की वैल्यू मदद करेंगे उन्हें आइडेंटिफाई, मैनेज और रिजॉल्व करने में अगर कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है तो। ठीक है, उसके बाद जागरूक करिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है मैनेज करना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। बट नो फ्रेमवर्क एंड नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कैन कवर एवरी पोटेंशियल। सोचो आपकी फ्रेमवर्क बना दें या पोटेंशियल को ट्रेनिंग दे दें तो इससे इंटरेस्ट या गारंटी हो जाए कि हर एक एम्प्लॉय सही डिसीजन लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो समझ गए। तो क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मॉरल डिलेमास नहीं है? एंड आर पीपल्स मॉरल नॉट इनहेरिटेडली डिफरेंट? तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये एक ऑफन एक्सपेक्टेशन होती है सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये अवॉइडेबल है, आप अवॉइड कर सकते हो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। एक एक्सपेक्टेशन ये है कि इज़ नॉट शेयर्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट नेसेसरली ऑफ आवर ओन क्रिएशन। ये आर्ग्यू करने वाली बात है दैट इन फैक्ट कन्फ्लिक्ट जो एम्प्लॉयज़ इनकाउंटर करते हैं ये प्रोडक्ट है स्ट्रक्चर्स का जो इम्प्लीमेंट होते हैं ज़्यादा सीनियर लेवल पे। देखिए, नॉर्मल ह्यूमन रिलेशनशिप ये ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इंडिविजुअल के प्रोफेशनल रोल से इनटू अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे डू इन फैक्ट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल, और या सिर्फ ये परसेप्शन क्रिएट कर रहा हो इन्फ्लुएंस का। बट हम जो है बहुत ऑफन इन्फ्लुएंस, बट वी आर वेरी ऑफन इन्फ्लुएंस एंड ड्रिवन टू एक्ट इन सर्टेन वेज, और हमें पता भी नहीं होता, अनकॉन्शियसली हम ये काम करते हैं। तो एक फ्रेमवर्क अगर है गवर्न करने का एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है, तो शुड नॉट स्टिफल पीपल्स एबिलिटी टू मेक देयर ओन डिसीजन, बट एथिकल जजमेंट पर ट्रस्ट करना एम्प्लॉयज़ के मे नॉट फिट वेल विद इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। तो मिडिल ग्राउंड ये हार्ड है भाई, क्या करें। अब मान लो एथिकल जजमेंट पे किसी को भरोसा कर लेंगे, क्या पता, तो ये तो कोई फ्रेमवर्क के हिसाब से बात नहीं है, और सिर्फ फ्रेमवर्क पे बेस्ड कर देंगे चीज़ें, तो एथिक्स उसमें है कि नहीं है। तो दोनों का एक बीच का हिस्सा निकालना होगा। परहैप्स कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसे मॉरल मेज हैं जो
गवर्न नहीं हो सकते फ्रेमवर्क के साथ। और एक सपोर्टिव और ओपन कल्चर जो एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करे समझने में कि किस तरीके की रिलेशनशिप आपको करना है, ट्रांसपेरेंट रहना है अपने इंटरेस्ट से लेके, ये एक बीच का रास्ता हो सकता है जिससे चीज़ें मैनेज करी जा सकती हैं। तो अब आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विज एथिकलिटी। क्या है ये? देखिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक कॉम्प्लेक्स इशू है जो आपको दिखाता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को किसी भी अनसिविलाइज सोसाइटी के। ये रिलेट करता है बहुत सारे फेसेट्स से, जैसे सोशियो कल्चर, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो अगर सरकारी कर्मचारी या ऑफिशियल्स के अंदर एथिकल इम्यूनिटी नहीं है अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाने में या कल्चर सिस्टम को बढ़ाने में, तब ये अपनी कॉन्शियसनेस को खो देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट को। तो इससे एक एथिकल इशू क्रिएट हो जाता है। तो जब सरकारी ऑफिशियल्स यहाँ पे एथिकल स्टैंडर्ड को खोते हैं तो इससे यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस में कमी और सर्विसेज ये अच्छी नहीं दे पाते सिटीजन्स को। तो कॉमन फिनोमिना ये है कि पावर का अपना यूज़ करना, इंटरफेयर करने में डेवलपिंग पॉलिसीज़, प्रोजेक्ट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, अपनी पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का यूज़ करना अपने मतलब के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल, ग्रुप या पार्टी हो। तो इससे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक का पैसा, सोसाइटी सब खराब होंगे, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ बेकार होंगी। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस अमंग एजेंसीज़ बढ़ाना है, चाहे लोकल हो, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हो, म्यूचुअल एफर्ट्स लेना है जिससे हम प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करें नेगेटिव इम्पैक्ट को जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से निकलते हैं। तो ये एक बहुत ही अर्जेंट चीज़ है पॉलिसी मेकर्स के लिए, सरकारी लीडर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, बल्कि सारे पार्टनर्स के लिए कि फिर से सोचें और हमारी कॉन्शियसनेस को रिनोवेट करें अपनी नई वैल्यूज़ और कल्चर फ्रेमवर्क के साथ में। तो गवर्नेंस सिस्टम को बढ़ाना है अगर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, और प्रमोट करना है एथिकल स्टैंडर्ड्स को, ये एक इम्पॉर्टेंट की एक्टर्स हैं इंश्योर करने के लिए इनकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। एजेंडाज जो हैं पब्लिक फोरम के अंदर, चाहे वो नेशनल, रीजनल या ग्लोबल लेवल पे हो, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो माइकल मैकडोनल्ड्स डिफाइन करते हैं टर्म कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कि एक ऐसी सिचुएशन जब एक व्यक्ति, जैसे पब्लिक ऑफिशियल, एम्प्लॉय या प्रोफेशनल, इसके प्राइवेट या पर्सनल इंटरेस्ट इतने सफिशिएंट हों जो इन्फ्लुएंस कर पाएँ उसका ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज उसके ऑफिशियल ड्यूटीज़ का। तो यही मैकडोनल्ड्स पे बेस करके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, जैसे कि पहला प्राइवेट या पर्सनल इंटरेस्ट, ऑफन जिसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट कहते हैं। दूसरा ऑफिशियल ड्यूटी, जिसे मतलब ड्यूटी यू हैव एन ऑफिस या एक्ट आपको करना ऑफिशियल कैपेसिटी में। और तीसरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब इंटरफेयर करता है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्पेसिफिक तरीके से, नेमली बाय इंटरफेयरिंग विद ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल जजमेंट। तो ये 3 तरह से हो गया। तो ये एम्फेसाइज करते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये एक एथिकल इशू है, ये बताते हैं। तो जब भी ऑफिशियल यहाँ लैक करता है एथिकल स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे रिस्क आ जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे एक कह लीजिए कि एक वर्क इंटरेस्ट टाइपोलॉजीज कैन बी कंसिडर्ड द वर्क ऑफ कैनेडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट केन कैनाघन एंड जॉन लैंगफोल्ट। इन्होंने अपनी किताब में लिखा था रिस्पॉन्सिबल पब्लिक सर्वेंट, और यहाँ पे इन्होंने 7 कैटेगरीज की रखी थी। पहला है सेल्फ डेटिंग, कैसे यूज़ करके ऑफिशियल पोजीशन को ताकि इंश्योर कराएं कि कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइवेट कंसल्टिंग कंपनी का है ऑफ योर ओन। अनदर इंस्टेंस इज यूजिंग गवर्नमेंट पोजीशन टू गेट अ समर जॉब फॉर योर डॉटर। दूसरा आता है एक्सेप्टिंग बेनिफिट्स, इसमें घूस खाना, ब्राइबरी एक एग्जाम्पल है। सब्सटेंशियल नॉन टोकन गिफ्ट्स भी दूसरे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल कि आप मान लीजिए कि परचेज कर रहे हो एजेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए, या आप एक्सेप्ट कर रहे हो केस ऑफ लिकर फ्रॉम द मेजर सप्लायर्स है। तीसरा इन्फ्लुएंस पेडलिंग, मतलब प्रोफेशनल सॉलिसिट्स बेनिफिट करते हैं एक्सचेंज में, यू आर यूजिंग हर इन्फ्लुएंस टू अनफेयरली, जिससे आप इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर जो है पार्टी का बढ़ा रहे हो। चौथा है यूजिंग योर एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी फॉर प्राइवेट एडवांटेज, है ना। ये तो वही वाली बात हो गई कि अपने एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी अपने फ़ायदे के लिए आप यूज़ कर रहे हो। उसके अलावा यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, देखिए जब आप काम कर रहे हो किसी प्राइवेट क्लाइंट के लिए, तो आप सीख रहे हो क्लाइंट की प्लान कर रहा है बाय करना लैंड को आपके रीजन में, तो आप फटाफट से क्या करते हो कि आप लैंड जो है वो बाय कर लेते हो, सोचते हो कि ना क्विकली रश आउट बाय लैंड इन योर रीजन, तो ये वो लेगा तो मैंने दाम बढ़ेंगे।
और आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट और मून लाइटिंग। एग्जाम्पल ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चेक कर लीजिए। हाँ, एक एग्जाम्पल ये सेटअप करिए कि बिजनेस ऑन द साइड दैट इज़ इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो आपके एम्प्लॉयर के साथ में। ऐसा आपने बिजनेस कर लिया जो आपके एम्प्लॉयर के बिजनेस के साथ कॉम्पिटिशन पैदा कर रहा है। दूसरा केस ये भी है कि आप इतने सारे आउटसाइड क्लाइंट लाए दैट यू डोंट हैव टाइम एंड एनर्जी कि आप पूरे तरीके से रेगुलर एम्प्लॉयर के पास काम कर पाओ, आप बाहर के काम कर रहे हो। तो इन कॉम्बिनेशन विद इन्फ्लुएंसिंग पेडलिंग, ये इट माइट बी दैट अ प्रोफेशनल एम्प्लॉयड इन द पब्लिक सर्विस ये प्राइवेट कंसल्टिंग सर्विसेज मान लो देने लग गया इंडिविजुअल को, इस बात को इंश्योर करा के कि इससे बेनिफिट्स हम दिलाएंगे आपको सरकार से, कि अगर आप मेरी कंपनी यूज़ करोगे तो आई एम श्योर कि आप इन्वायरमेंट रिव्यू पास कर लोगे, है ना। और लास्ट में पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, कि एक इंसान जो रिज़ाइन कर दे पब्लिक या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट से और फिर अपना बिजनेस कर ले सेम एरिया में। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मर पब्लिक सर्वेंट एक प्रैक्टिस करे लॉबिंग करने का फॉर्मर डिपार्टमेंट को जिसमें उसको पहले एम्प्लॉयड था वो, ये सब आते हैं उसके अंदर। तो क्या एथिकल डिलेमास होते हैं? नहीं, मतलब क्या कहने का है कि क्या एथिकल डिलेमास भी कन्फ्लिक्ट करते हैं, डू व्हाट एथिकल डिलेमास डू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट। अब इसका मतलब पहले समझिए क्या है कि बहुत सारी बार सरकारी ऑफिशियल्स ऑनेस्टली इस बात पे बिलीव कर लेते हैं दैट दे आर नॉट बीइंग अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पर्सनल स्टेक इन एन इशू। इनको ऐसा फील होता है टू द कॉन्ट्ररी दैट इनका इंटरेस्ट जो मैटर में है इससे जो है इन्हें स्पेशल इंसाइट मिलेगी इस सब्जेक्ट में। एक सिटी काउंसिल का मेंबर जो एक प्लेटफॉर्म रन कर रहा था ऑफ रिवाइटलाइजिंग द सिटी मार्केट, फॉर एग्जाम्पल, ये फील कर सकता है इंटायरली जस्टिफाइड सपोर्ट करना मेजर्स ताकि इम्प्रूव करे अपने एरिया को, इफ़ पार्ट ऑफ अ बेनिफिट ऑफ सच इम्प्रूवमेंट माइट गो टू देयर ओन बिजनेस। ये देखिए, दे माइट आर्ग्यू, ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि दैट दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, इनको प्रॉब्लम पता है वहाँ की मार्केट की, बिकॉज इनके पास ये वाला सेक्शन, ये वाला एरिया या वो पूरा प्रोजेक्ट इनके पास है। ये क्लेम कर सकते हैं फर्दर कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट करेगा इन्हें अगर, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या होगा कि हमें इसीलिए इंटरेस्ट, मतलब हम वहाँ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कह सकते हैं ना, जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर हमारे फील्ड में, हम इस फील्ड में काम करते हैं अगर, तो हमें ज़्यादा पता है क्योंकि हमारी तो चीज़ वहाँ थी, है ना, तो हम सॉल्व जल्दी कर पाएंगे। बट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉज रोकते हैं ऐसी किसी भी पार्शियलिटी को। पहली चीज़, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी इंडिविजुअल के लिए कि इस बात का पता लगाना कि क्या ये फेयर है जब इनके सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है। तो साथ में एज इंस्टीट्यूट फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पुट्स इन, जो लॉ है इसका एम है, द एम जो होता है एट द परसेप्शन एज वेल एज रियलिटी दैट पब्लिक ऑफिशियल की पर्सनल इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस करते हैं उसके डिसीजन को। इवन अपीयरेंस जो इम्प्रॉपर्टी की है वो भी अंडरमाइन कर देती है पब्लिक का फेथ दैट द प्रोसेस इज़ फेयर, है ना। विश्वास कहाँ करेगी जनता की सही से काम हो रहा है। अच्छा, दूसरा कॉमन मिसकंसेप्शन कन्फ्लिक्ट को लेके ये है कि ऑफिस होल्डर्स ये एब्जॉर्ब है टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरली बाय बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर स्टेक इन द इशू। ये कोई सफिशिएंट बात नहीं है सरकारी ऑफिशियल के लिए कि वो कन्फ्लिक्ट्स पब्लिक करें, है ना। ये हो सकता है कि दे मस्ट टेक देमसेल्फ आउट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑल टुगेदर। तो ये इसके अंदर ये होता है कि डिस्कशन या डिबेट एज वेल एज एक्चुअल वोटिंग है। आप खुद को जो है एब्सटेंशन जो है इज़ ओनली हाफ रिक्वायरमेंट। पब्लिक ऑफिशियल से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसे पब्लिक प्रोनाउंसमेंट से दूर रखिए खुद को और प्राइवेट आर्म जिससे आपके डिसीजंस में किसी भी तरीके से जो है जिसमें आपका इंटरेस्ट है उससे आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा, उससे खुद को दूर रखिए। एक बात समझिए कि जो इंटरेस्ट है ये पर्सनल या फाइनेंशियल हो सकता है। हेल्पिंग वंस फ्रैटर्नल ऑर्डर टू ऑब्टेन रेंट फ्री स्पेस पब्लिक बिल्डिंग में, ये भी एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ही फॉर्म है, स्पेशली अगर एम्प्लॉय का जो है वो एम्प्लॉय इफ़ इट इज़ इम्प्रूव्स वंस स्टैंडिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट करा जा रहा है किसी कम्युनिटी ग्रुप के, बिकॉज ऑफ सच फेवर माइट प्रूव टू बी इन एन ऑफिस होल्डर्स पर्सनल या प्रोफेशनल इंटरेस्ट जब अगला इलेक्शन रूल्स होगा। तो कन्वर्सली पब्लिक ऑफिस शुड नॉट बी यूज टू पनिश वंस पर्सनल या पॉलिटिकल एनिमीज़ को
जो है पब्लिक ऑफिस में किसी से बदला लेना या पनिश करने के लिए पब्लिक ऑफिस का यूज़ नहीं होना चाहिए। वोटिंग नो ऑन योर अनोइंग नेबर्स रीजनेबल जोनिंग वेवर रिक्वेस्ट, है ना, कि मतलब अब बताओ आपको पसंद नहीं है अपना पड़ोसी, अब आपने कहा कि चलो ठीक, अब हम इसकी जब जोन की बात आएगी, इसके किसी मतलब की बात आएगी, किसी रिक्वेस्ट की बात आएगी, वेवर अगर उसको मिलना होगा तो हम उसमें नो वोट कर देंगे। तो ये सब नहीं करने का। इतना आप समझ गए कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारी बात जो कहता है एथिक्स, मोरालिटी एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इन तीनों चीज़ों में जस्ट समान समझते हैं बात क्या है। देखिए क्या रिलेशन है एथिक्स, मोरालिटी और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। जब हम बात करते हैं एथिक्स, मोरालिटी और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक साथ, देखिए बैंड फील्ड ने 1967 में अपनी किताब द मॉरल बेसिस ऑफ द बैकवर्ड सोसाइटी में ये कहा था, मतलब किताब क्या, इन हिज वर्क, है ना, इन हिज वर्क ऑन द मॉरल बेसिस ही इन्होंने स्टडीड दैट जो कल्चर कंडीशन और मॉरल स्टैंडर्ड हैं, then concluded that individual may not lose his morality when household या institution uphold करते हैं public spreadness या enlight करते हैं self interest को। इन्होंने point out करा कि amoral society का member यहाँ पे neglect कर देता है public interest को और हमेशा अपने मतलब की चीज़ करता है। इसके अलावा moral hazards of an executive, नॉरिस ने 1989 की बात है एड्रेस करा था, इसमें एथिक्स और मोरालिटी को एग्जीक्यूटिव और एम्फेसाइज करा था, इंटीग्रिटी और लॉयल्टी को ये प्रियम्बल हैं ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट के। एक इंपॉर्टेंट इशू ये था कि एग्जीक्यूटिव का डिसीजन जो लिया जाता है फॉर द सेफ ऑफ पब्लिक या इनर ग्रुप के लिए, ये रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक मोरालिटी को, विच इज़ इन प्रैक्टिस दैट एग्जीक्यूटिव मस्ट बी स्ट्रांगली कंसर्न पब्लिक वैल्यूज़ को लेके। इसके अंदर इट ऑल्सो इन्वॉल्व द मॉरल कंट्रोल ऑफ रियलिटी एंड जस्टिस इन डिसीजन मेकिंग इन पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रुथ ये एक इंडिकेटर टेस्टिंग इंटीग्रिटी है किसी भी एग्जीक्यूटिव के लिए। एज ऑफ यूटिलिटेरिज्म जो प्रिंसिपल है कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ये मे और या मे नॉट भी रिस्पॉन्सिव हो सकता है पीपल्स एक्सपेक्टेशन के लिए। तो एग्जीक्यूटिव ये फेस करता है सबसे ज़्यादा हजार्ड्स को जब एथिकल इश्यूज या कन्फ्लिक्टिंग सर्कमस्टेंसेस को फेस करता है। एटलीस्ट वन माइट बी कंसर्न ऑन पीपल अवेयरनेस एंड एक्शंस ले मेंटेन करने के लिए कॉमन बेनिफिट्स को लोगों के। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये एक तरीके का करप्शन है, जब उसको करप्शन में देखते हो एज अ एक्शन जिससे रूल ऑफ लॉ वायलेट हो रहा हो या लॉस ऑफ लॉयल्टी हो रहा हो, इंटीग्रिटी लॉस हो रही हो, लैक ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड हो, या अब्यूज़ है पब्लिक ऑफिस का प्राइवेट अपने फ़ायदे के लिए। ये एक सोशल इक्विटी प्रॉब्लम जनरेट करता है जो इनइक्वालिटी लाती है, सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वाइट लाइक 1993 में थाई पॉलिटिकल साइंटिस्ट सॉम पॉन्ड शेन चाय ने क्लासीफाई करा करप्शन को बेस्ड ऑन हिडन हेमर पे। इन 3 फॉर्म में इन्होंने करा। एक कहा कि वाइट करप्शन होता है ना, मतलब करप्शन ऐसा करप्शन विच द पब्लिक विजुअलाइजेज एज अ कॉमन थिंग, जिसमें पब्लिक को लगता है आम बात है एंड चलो इसको होने दो क्योंकि इसका कोई सीरियस इफेक्ट नहीं हो रहा है सोसाइटी पे। फिर आता है ग्रे करप्शन। इस तरह का करप्शन वो होता है जो पब्लिक को इस करप्शन के बारे में पूरा क्लियर ही नहीं है, इसके प्रोसेस के बारे में कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एकेडमिक्स को ये लगता है कि ये सीरियस इशू है बट पब्लिक को लगता है कि चलो छोड़ो। और फिर आता है ब्लैक करप्शन। इस तरह का करप्शन जो है सोसाइटी में सारी पार्टीज कंसर्न करती हैं कि गलत चीज़ है, इसको पनिश होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द लीगल फ्रेमवर्क। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए यहाँ ग्रे एरिया में आ रहा है, दूसरे वाले एरिया में आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा एनिशियो और जैकॉब्स का कहना है। रिलेट करते हैं विद एथिकल स्टैंडर्ड एंड सोशल वैल्यूज से, और हर एक सोसाइटी की डिफरेंट वैल्यू सिस्टम होता है जज करने के लिए ह्यूमन एक्शंस को। कुछ लोग हो सकते हैं कि ना परसीव करें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कि एक मिसकंडक्ट एक्शन है, बट एक सिविलाइज सोसाइटी ये बियर नहीं कर सकती अगर मॉरल या एथिकल बिहेवियर का वायलेशन हो वहाँ पे। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब भी अराइज होता है जब एक इंडिविजुअल को डिसाइड करना होता है ऑफिशियल ड्यूटीज़ और पर्सनल इंटरेस्ट के बीच में और पर्सनल या सेल्फ इंटरेस्ट के बीच में। तो जब ये कन्फ्लिक्ट होता है एथिकल टर्म्स में, तो जब इंडिविजुअल रिजॉल्व करता है कन्फ्लिक्ट को, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, किस सिचुएशन में वो फंसा है। तो फर्स्ट हमें समझना होगा दूसरे फैसेट्स को भी कन्फ्लिक्ट के, जैसे ऑफिशियल ड्यूटीज़ क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट को। तो ये सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में समझेंगे। फिलहाल कैसा लगा आपको लेक्चर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन फॉलो मी एवरीवेयर। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन ऑल्सो सपोर्ट मी इन माई वर्क एंड by joining my membership. Thank you so much for watching. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।